डियर स्टूडेंट्स, हम आज एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर में समन्वय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन संगठन का प्रथम सिद्धांत है। यह प्रबंध का भी प्रथम सिद्धांत है। अतः आधुनिक प्रशासन की ये बहुत महत्वपूर्ण समस्या भी है। हमको ये ध्यान रखना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि समन्वय तो केवल साध्य या लक्ष्य की ओर ले जाने वाला एक साधन मात्र है, वह स्वयं साध्य नहीं है। किसी भी संगठन में समन्वय के महत्व के कई कारण हैं, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, किसी संगठन की इकाइयों एवं कर्मचारियों के कार्यों में दोहरीकरण को रोकने हेतु आवश्यक है। समन्वय के आधार पर इकाइयों एवं कर्मचारियों के बीच संघर्षों की संभावना सीमित हो जाती है। इसका तीसरा एक जो महत्वपूर्ण जो बात है कि महत्वपूर्ण जो कारण है कि समन्वय के माध्यम से संगठन के प्रत्येक इकाई एवं कर्मचारियों की एक दूसरे के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 4, समन्वय के कारण कर्मचारियों के बीच सामान्य एवं व्यापक लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करना संभव हो पाता है। संगठन में समन्वय के आवश्यक का एक और जो कारण है कि समन्वय एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण कार्य के किसी एक पहलू पर अत्यधिक बल देने की प्रवृत्ति को रोकता है, अर्थात कार्यों के बीच के संतुलन को प्राप्त करने हेतु भी इसका महत्व है। समन्वय के कारण अधिकारियों के बीच अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करने की भावना सीमित होती है। प्रशासन के क्षेत्र में कई विद्वानों, कई विचारकों द्वारा कुछ जो परिभाषाएं दी गई वो इस प्रकार हैं। न्यूमैन के अनुसार समन्वय प्रयत्नों की ऐसी व्यवस्थित समकालिकता है जिससे किसी कार्य के निष्पादन का उचित परिणाम, समय तथा निर्देशन प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप कथित उद्देश्य के लिए सामंजस्यपूर्ण तथा एकीकृत क्रियाएं संभव होती हैं। वहीं टेरी ने भी लिखा है कि विभिन्न भागों का परस्पर समायोजन, विभिन्न हिस्सों की गतिविधियों तथा प्रवर्तन का समय समय पर समायोजन ही समन्वय, ताकि समग्र के उत्पादन के लिए प्रत्येक भाग अपना अधिकतम योग दे सके। एल.डी. व्हाइट के अनुसार समन्वय का अर्थ है कि विभिन्न भागों का परस्पर समायोजन एवं उनकी गतिविधियों तथा क्रियाओं का भी समय पर समायोजन, ताकि प्रत्येक भाग पूर्ण उत्पादन के लिए अपना अधिकतम योगदान कर सकें। मैरी पार्कर फॉलेट ने समन्वय की परिभाषा इस प्रकार दी है कि ये किसी स्थिति में सभी तत्वों का पारस्परिक संबंध है। इस प्रकार समन्वय कार्य के विभिन्न भागों को परस्पर संबद्ध करने का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। सामान्यतः हम समन्वय का अर्थ ऐसी व्यवस्थाओं से लेते हैं, ऐसी व्यवस्थाओं से है कि किसी संगठन के सभी हिस्से निर्धारित लक्ष्यों की ओर बिना काम दोहराए, खाली स्थान छोड़े या बिना टकराए कदम मिलाते हुए साथ साथ आगे बढ़ें। और उच्च श्रेणी के समन्वय के कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रा पार्टी जब अपना प्रेजेंटेशन देती है तो उनके मध्य समन्वय की निकटतम जो पूर्णता होती है वो प्रस्तुत होती है, उससे स्पष्ट होता है और वो दिखाई देती है। समन्वय को कभी कभी गलती से सहयोग समझ लिया जाता है, दोनों का एक ही अर्थ नहीं होता है। समन्वय का अभिप्राय प्रयत्नों की समकालीनता से है। सहयोग तो क्या है, एक स्वैच्छिक कार्य है जिसके अंतर्गत दो या अन्य व्यक्तियों के द्वारा एक दूसरे को सहायता प्रदान की जाती है। परंतु समन्वय क्या है? समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जानबूझकर की जाती है एवं समन्वय के लिए एक समन्वयकर्ता का होना अनिवार्य है, जरूरी है।
यह समन्वयकर्ता या तो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है या संगठन की कोई इकाई भी हो सकती है। समन्वय के लिए सहयोग का होना अनिवार्य है, परंतु सिर्फ सहयोग के आधार पर समन्वय को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। समन्वय को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। समन्वय के लिए सहयोग के माध्यम से समान उद्देश्य प्राप्ति के लिए सुनिश्चित करना अनिवार्य है। समन्वय के दो प्रकार हैं, आंतरिक अर्थात कार्यात्मक समन्वय और बाह्य संरचनात्मक समन्वय। आंतरिक समन्वय यानी कार्यात्मक समन्वय जो है वो किसी संगठन के कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत कर्तव्यों के समन्वय से संबंध रखता है। ये कर्मचारियों के मध्य होता है और बाह्य तत्वों से प्रभावित नहीं होता है। आंतरिक समन्वय को दो भागों में बांटा जा सकता है, उसको विभक्त किया गया है। लंबवत समन्वय, यह वह समन्वय होता है जो किसी संगठन की पद सोपानात्मक व्यवस्था में उच्च एवं निम्न कार्मिकों में किया जाता है। इसमें उच्च पदाधिकारी अपनी सत्ता अपने तत्कालीन अधीन कर्मचारियों पर सौंपता है, लादता है। इसे ऊर्ध्वाधर समन्वय भी कहते हैं। वहीं क्षैतिजिक समन्वय या हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन वह समन्वय है जो दो या अधिक समान स्तरीय कार्मिकों या विभागों के मध्य किया जाता है। इसमें अधिकारियों की स्वेच्छा को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके पदाधिकारी एक दूसरे पर अपनी सत्ता लादने की कोशिश नहीं करते हैं, सौंपने की कोशिश नहीं करते हैं। वहीं बाह्य समन्वय जो है उसमें एक संगठन का दूसरे संगठनों के साथ किया जाने वाला समन्वय बाहरी समन्वय कहलाता है। इस समन्वय का संबंध विभिन्न जो संघात्मक इकाइयां हैं उनकी क्रियाओं के समन्वय से होता है। अभी तक हमने ये देखा कि समन्वय क्या है, किसी भी संगठन के लिए या संगठन के लिए आवश्यकता उसकी या उसका क्या महत्व है, संगठन के लिए जो समन्वय है वो कितने प्रकार का होता है। तो हमको ये देखना है कि समन्वय किस प्रकार करना चाहिए। तो इसके लिए समन्वय के जो साधन हैं या जो विभिन्न प्रकार हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। नियोजन समन्वय का एक आदर्श तथा प्रथम तरीका है। नियोजन में जन, धन तथा सामग्री के सभी प्राप्त साधनों का अधिकतम उपयोग होता है। इसका उद्देश्य यह है कि नियोजित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को एक सीमित अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए। एक और जो इसका प्रकार है, तरीका है, साधन है, वो है समन्वय की प्रविधियाँ। दूसरा संगठनात्मक तरीका होता है। ये सम्मेलनों, समितियों, संगोष्ठियों, अंतर्विभागीय समितियों, कर्मचारी वर्ग की इकाइयों, समन्वय स्थापित करने वाले अधिकारियों इत्यादि के रूप में हो सकते हैं। किसी भी संगठन में पद परंपरा एक समन्वयकारी अभिकरण है। भारत में समन्वयकारी संगठन अनेक हैं। केंद्र सरकार स्वयं ही सर्वोपरि समन्वयकारी अभिकरण है। केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडलीय समितियां, योजना के लिए पूर्व में जो योजना आयोग था वर्तमान में नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषदें, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा प्रधानमंत्री कार्यालय सभी उसी प्रक्रिया में संलग्न हैं। जिला स्तर पर जिलाधीश शीर्ष स्तरीय समन्वय करता है। समन्वय हेतु सम्मेलनों का भी उपयोग किया जाता है। ये सम्मेलन योजनाओं के शीघ्र निपटाने तथा कठिनाइयों के व्यवहारिक समाधान के लिए केंद्र तथा राज्यों के बीच समन्वय का प्रयत्न करते हैं। वे वाद विवाद के प्रकाश में विचारों का आदान प्रदान तथा निश्चित नीति का निर्धारण करने के लिए वाद विवाद सभाओं के रूप में भी कार्य करते हैं।
वे सामान्य कार्यक्रमों के विकास में मदद देते हैं तथा इनके द्वारा ऐसे कार्यक्रमों के परिपालन एवं उनकी प्रगति की समीक्षा संभव हो जाती है। ऐसे सम्मेलन राजनीतिक, सरकारी तथा व्यावसायिक स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं। राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों तथा विभिन्न विभागों के मंत्रियों के सम्मेलन राजनीतिक स्तर पर समन्वयात्मक सम्मेलनों के ही अच्छे उदाहरण हैं। सरकारी स्तर के सम्मेलनों के अतिरिक्त सरकारी सचिवों के सम्मेलन तथा विभागाध्यक्षों के सम्मेलन आते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट कार्यों से संबंधित सम्मेलन भी हैं, जैसे उपकुलपतियों के सम्मेलन। प्रक्रियाओं तथा रीतियों का प्रमाणीकरण भी समन्वय का तीसरा तरीका है। उन समस्त प्रक्रियाओं को जिनका संबंध बहुत से मनुष्यों से होता है और जो पुनरावृत्ति स्वभाव की होती है, सामान्यतः प्रमाणीकृत कर दिया जाता है। कार्य प्रणालियों के प्रमाणीकरण के अच्छे उदाहरणों में हम प्रपत्र ले सकते हैं। नियमावली, विनियम तथा नियम ऐसे प्रमाणीकरण के है उदाहरण कहे जा सकते हैं। समन्वय के इन औपचारिक साधनों के अतिरिक्त समन्वय के अनेक अनौपचारिक माध्यम भी हैं। ये अनौपचारिक होने के कारण कुछ प्रभावशाली कम नहीं होते, इनका भी महत्व होता है। इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत संपर्क है। ये विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान, मुक्त वाद विवाद तथा समझौते द्वारा समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं। जो समितियां होती हैं तथा सम्मेलन ऐसे अनौपचारिक परामर्शों के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करते हैं। अनौपचारिक माध्यमों में समन्वय करने वाले तत्व के रूप में अच्छा नेतृत्व अर्थात गुड लीडरशिप की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थैंक यू।